नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, योगेन सर ने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ लेकर आया हुआ है, जिसमें क्या पता चला कि लगभग 300 के आसपास पोस्ट हॉस्टल वार्डन के आने वाले हैं। साथ में उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर और समथिंग बाकी चीजें हैं। ठीक है, तो जितने समय से आप लोग वेट करते आ रहे थे हॉस्टल वार्डन की क्लासेस के लिए, तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका आ चुका है। जो भी स्टूडेंट लगातार इसकी तैयारी कर रहे थे, तो अब तैयारियों को और भी कमर कस के करना शुरू कर दीजिए। तैयारियों में किसी भी प्रकार का ढील नहीं बरतना है, लगातार बने रहना है। और इसी को देखते हुए हमने अपने क्लासेस की ओर से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यू सीरीज शुरू किया है, जिसमें आप देखेंगे कि लगातार अब आपको सारे सिलेबस में जो भी आपके सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उनके एमसीक्यू लगातार देखने को मिलते रहेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन सेशन को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जो भी सगे संबंधी दोस्त यार हैं उनको भी इसका न्यूज़ मिले और वो भी हमारे साथ तैयारियों के साथ जुड़ सके। ठीक है, साथ में हमारे पास कोर्स भी अवेलेबल है हॉस्टल वार्डन का। अगर जो स्टूडेंट कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पर जाकर कोर्स को परचेस कर सकते हैं, बहुत ही कम कीमत पर अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज भी हम लॉन्च कर चुके हैं, तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट हमारे साथ लंबे समय तक बने हुए हैं वो आगे भी बने रहें और अपनी तैयारियों को लगातार इसी तरीके से जारी करते रहें। और जो पढ़ चुके हैं तो उनके लिए लगातार जो एमसीक्यू सीरीज चलेगा वो बहुत ही लाभप्रद रहने वाला है, तो इसके साथ जुड़े रहिएगा। इसी के साथ हम लोग आज देखेंगे हिंदी। तो हिंदी के मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। हिंदी आपका 10 नंबर का लगभग आता है, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा स्कोरिंग के लिए, क्योंकि बहुत ही इजी इससे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज को, कुछ चीज़ों को बस आप ध्यान में रखेंगे तो आपसे सारी चीज़ें बनेगी। ठीक है, और मेरा यही फोकस रहेगा कि आप लोगों को उन सभी चीज़ों को प्रोवाइड किया जाए। ठीक, तो हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अभी मैं मिसलेनियस टाइप का ये लेकर आया हूँ। आगे के क्लासेस में हम लोग सब्जेक्ट के जो जो चैप्टर्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग टारगेट करते जाएंगे एमसीक्यू को, चाहे वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग से संबंधित मतलब लिंग संबंधी चीजें हो, चाहे वो उपसर्ग से हो, प्रत्यय से हो, मुहावरे से हो, लोकोक्तियों से हो, रस से हो, अलंकार से हो। क्योंकि अभी एक शेड्यूल्ड आपका सिलेबस नहीं आया है, जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर लगातार तैयारी करता एमसीक्यू को देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता है। तो किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता ये देखना है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भेद क्या है। जो भी ऐसी सारी चीजें जो स्त्रीलिंग के पर्पज से देखा जाते हैं वो सारी स्त्रीलिंग में आ जाते हैं, चाहे वो स्त्रियों के नाम हो, चाहे उनके आभूषण हो, चाहे उनके नक्श नयन, ये सारी चीजें हो, किस में आ जाएंगी वो सारी की सारी स्त्रीलिंग में। ये जो तीन बातें मैंने बोला आपको ध्यान रखना है। जैसे कि नक्श नयन की बात की तो वो भी आपके रूपरेखा, जो भी रूपरेखा के अकॉर्डिंग चीजें होती हैं वो सारी स्त्रीलिंग में आ जाती हैं। जो भी आभूषण वाली चीज होते हैं वो सारे आ जाते हैं। बहुत सारी नदियों के नाम है जो आपके स्त्रीलिंग में आएंगे, कुछ को छोड़कर, और उन्हीं को यहाँ पर पूछा गया है कि स्त्रीलिंग में क्या प्रयुक्त होगा, क्या प्रयुक्त नहीं होता है। तो देखते हैं किस नदी का। तो नर्मदा, नर्मदा को हम लोग माता के नाम से भी पुकारते हैं, तो ये तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ताप्ती, ये भी, इसमें ई आ रहा है, इसमें आ रहा है। सिंधु और तांदुला, ये अगर तीन हम देखते हैं तो इन दोनों में आपका आकारांत आ रहा है। और स्त्रीलिंग आप पढ़ने जाएंगे तो आकारांत वाले जितने भी शब्द रहते हैं लगभग 99% ये सारे के सारे किस में आते हैं, आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। इकारांत, छोटा ई हो या बड़ा ई हो, इकारांत वाले जो भी शब्द रहते हैं वो भी आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये तीन आपके ऑप्शन तो स्त्रीलिंग को दर्शाते हैं। लेकिन बचा कौन सा, सिंधु। और यही पूछा गया था कि कौन सा प्रयुक्त नहीं होता, तो सिंधु आपका आंसर होगा। सिंधु के साथ और क्या है, सिंधु हो गया, सतलज हो गया, ये सारी जो नदियां हैं वो आपके पुल्लिंग की कैटेगरी में आते हैं। ब्रह्मपुत्र हो गया, पुल्लिंग की कैटेगरी में आते हैं, ये स्त्रीलिंग में नहीं आते। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। जैसे ऊपर वाले में स्त्रीलिंग पूछा था, यहाँ क्या पूछा गया है आपका, पुल्लिंग कौन सा होगा। अभी मैंने बताया था जिसने भी अकारांत और इकारांत रहते हैं सारे के सारे स्त्रीलिंग की ओर जाते हैं। तो दया, ये क्या होगा, स्त्रीलिंग। माया स्त्रीलिंग, कृपा स्त्रीलिंग। तो बचा क्या, कर्म। ये कर्म जो होता है वो पुल्लिंग होता है। और अधिकतर आप भी जो उपन्यास या फिर पहले के महाकाव्य पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, तो उसमें अधिकतर कर्म कांडी किनको बताया गया, कर्म करने वाला किनको बताया गया, पुरुषों को। तो पुरुषों से कर्म किससे रिलेट हो जाएगा, आपके पुल्लिंग से। इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गोली मारना मुहावरे का अर्थ है। गोली मारना
अभी मुहावरे वाले जितने भी क्वेश्चन रहते हैं इनमें सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि हमारे डेली लाइफ में ये कैसे जुड़ रहा है। मुहावरे के क्वेश्चंस आएंगे तो उसको आपको शाब्दिक अर्थ नहीं निकालना है, कभी भी मुहावरे का शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता है, जब जस्ट उसका कुछ ना कुछ अलग पॉइंट निकलता है। जैसे गोली मारना, सामान्य अर्थ में इसका बात की जाए तो गोली मारने का मतलब है किसी का हत्या कर दिया गया, बट क्या ये सही है? नहीं है। तो हत्या करना तो बिल्कुल नहीं आएगा। झूठ बोलना कहीं से भी उसके साथ मेल नहीं खाता है। धोखा देना भी मेल नहीं खाता है। बचा क्या आपका लास्ट पॉइंट, उपेक्षा पूर्वक त्याग देना। तो उपेक्षा पूर्वक त्याग देना तो किसी भी सामान्य बातों को हम क्या बोलते हैं? अरे गोली मारना यार उस बात को। तो इस संदर्भ पर हम बात करते हैं कि गोली मारना यार उस बात को, मतलब उसको छोड़ दो क्या? उपेक्षा कर देती। तो उपेक्षा पूर्वक त्याग देना, तो गोली मारने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? उपेक्षा पूर्वक त्याग देना। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोग को। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सरस्वती वाणी जिह्वा के लिए कौन सा चीज यूज किया जाता है, या कौन सा शब्द एक यूज किया जाता है? किसके लिए? वाणी, सरस्वती और जिह्वा के लिए। जैसे कि माता हो गया, जगत जननी हो गया, दात्री या फिर गिरा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 से 4 बार ये व्यापम के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। तो आपको पहले तो इन्हीं को फोकस करना है कि पहले पूछा क्या जा चुका है, और अधिकतर व्यापम के क्वेश्चंस इसी के इर्द गिर्द ही घूमते हैं जो उन्होंने पहले पूछा होता है। उससे बियॉन्ड हो जाते नहीं है, बहुत ही ज्यादा उसमें नयापन होता नहीं है। तो आप एक टारगेट ये कर सकते हैं। तो वाणी, सरस्वती, जिह्वा से हम लोग एक चीज रिलेट कर पाएंगे। अगर रिलेट करेंगे तो हम लोग वाणी किससे बोलते हैं? जुबान से बोलते हैं। जुबान को हम लोग क्या बोलते हैं? जीभ को जिह्वा। तो जिह्वा से क्या बोले? वाणी। और वाणी में किसका वास होता है? सरस्वती का। वाणी में किसका वास होता है? सरस्वती का। और अगर सरस्वती किसी के पास ज्यादा है तो उसको ऊंचा उठा सकती है, और सरस्वती किसी के पास कम है तो उसको गिरा भी सकती है। तो गिरा से गिरा याद रखना है, गिरा। तो गिरा इनका क्या हो जाएगा? एक शब्द हो जाएगा। किसके लिए? वाणी, जिह्वा और सरस्वती के लिए गिरा। तो ये चीज याद रखना। मैं सारी चीजों को आपको रिलेट करा के याद कराने का कोशिश करूंगा, और कुछ चीजें जो रिलेट कराने लायक ना हो या फिर ना किया जा सके उसको आपको याद सीधे तौर पर रखना होगा। फिर 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो इस क्वेश्चन में देखेंगे स्वर और व्यंजन का क्वेश्चन है ये। तो स्वर आपको पता होनी चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ स्वर कितने होते हैं। तो हमको आंसर लेना होता है 11। कहीं पर 10 भी मिलेगा, कहीं पर 13 भी मिलेगा, लेकिन ऑथेंटिकली आपको 11 को लेकर चलना है, जिसमें ऋषि का री को शामिल किया गया है। ठीक है, अब उसी में से एक वर्ण होता है ऊ, स्वर वर्ण। उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्वर आता है? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, या इनमें से कोई नहीं। अग्र, मध्य, पश्च का तात्पर्य यह है कि जब आप उसका उच्चारण करेंगे तो वो आपकी जिह्वा से किस प्रकार या आपके मुख से किस भाग से वो उच्चारित होता है। अग्र भाग मतलब सामने की भागों से उच्चारित होता है, पश्च भाग मतलब पीछे कंठ की ओर से उच्चारित होता है, मध्य भाग या मध्य स्वर का मतलब बीचों बीच, जीभ के बीचों बीच से उच्चारित होता है। तो केवल अ बस है जो आपके मध्य भाग से उच्चारित होता है। बाकी अन्य जो होते हैं, अन्य में जो आगे वाले जितने भी वर्ण होते हैं वो सारे के सारे पश्च स्वर से होते हैं, केवल ए और ए को छोड़कर। ए और ए को देखेंगे तो ये आपका अग्र भाग में आ जाता है, ए। आप प्रोनाउंस भी करेंगे तो सामने आपका काम पे आता है, सामने वाला भाग जीभ का काम पे आता है। तो ए और ए जो होते हैं अग्र स्वर, अ जो रहता है मध्य स्वर, और ऊ जो पूछा गया था वो आपके मुख्य रूप से किसमें आगे? पश्च स्वर में आता है। ई बोला जाए या आ जो बड़ा आम का आ होता है ये बोला जाए। ठीक है, ये किस में आते हैं? पश्च स्वर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगर आप इन सभी का एकदम डिटेल में वीडियो पढ़ना चाहते हैं, स्वर को अच्छे से, व्यंजन को अच्छे से, सभी हिंदी के चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आगे नाथ न पीछे पगहा, ये क्या है? लोकोक्ति है। लोकोक्ति दिया गया है। लोकोक्ति क्या होता है? तो जैसा मुहावरा होता है उससे थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड अलग लोकोक्ति हो जाता है। मुहावरे में भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता, अन्य अर्थों को देखा जाता है, बट लोकोक्ति में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत आपको शाब्दिक अर्थ झलकेगा जहां से आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। जैसे कि आगे नाथ न पीछे पगहा, ये पूछा गया है। इसका मतलब क्या होना चाहिए? स्वामी सर्वोपरि होता है, जानवर हो जाना, बंधन मुक्त रहना, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। तो देखो, आगे नाथ ना पीछे पगहा, मतलब आगे ना मेरे कोई है ना पीछे कोई नहीं है, ये कहने चाह रहा है। मतलब क्या? किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। जैसे कि एक मूवी का गाना है अमिताभ बच्चन के, अपनी तो जैसे तैसे, कोई ऐसे या वैसे, उसमें एक लाइन आता है, ना कोई आगे ना कोई पीछे। तो वहीं से याद रख लेना, किसी भी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। ये क्या होगा? आगे नाथ ना पीछे पगहा, लोकोक्ति का अर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण है। अब हम संधि की ओर गए
यण संधि का उदाहरण कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं। तो यण संधि, वैसे तो संधि आपके बहुत प्रकार के, जिसमें आपको यण संधि के बारे में पूछा गया है स्पेसिफिकली। अब यहाँ से क्वेश्चन भी दो टाइप के आते हैं, आगे कैसे कैसे आते हैं वो देखेंगे। फिलहाल अभी बता देता हूँ कि कभी तो इस तरीके का दे देगा, संधि का नाम उदाहरण बताओ, या कभी केवल शब्दों को लिख कर दे देगा, बताइए किन संधि में आता है। तो यण संधि की जब भी बात करें तो यहाँ आधा आधा अक्षर वाले आते हैं, आधे आधे अक्षर वाले आपके यण संधि के अंतर्गत आ जाते हैं, और वो भी किस में रहेंगे? य और व में। किस में रहेंगे? य और व के साथ। तो य और व के साथ यहाँ पर देखो किस में है वो, जैसे महाधन औदार्य है, यहाँ तो अ की मात्रा आ रही नहीं, महोत्सव है ओ की मात्रा आ रही नहीं, ठीक है। मनवंतर में आधा वाला वर्ण में भी आ रहा है और व भी आ रहा है, या होगा ये तो वह होगा मैंने बोला था, और आधा वर्ण भी आएगा, तो आधा वर्ण भी आया है और वह भी आया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मनवंतर। ये एक सामान्य टेक्निक है जिसके माध्यम से अगर आपको संधि समझ में नहीं भी आता है तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये चीज याद रखना, या और वह के साथ आएगा और आधा वर्ण आएगा, चाहे वो कुछ भी हो। फिर जैसे आपको लगेगा कि आधा वर्ण तो यहाँ भी आया है, वधुत्सव, पर संधि विच्छेद करोगे तो वधु के बाद से ये अलग हो जाएगा, वधु अलग उत्सव अलग, यहाँ जैसे लिखा भी है वधु और उत्सव। यहाँ पर मनु प्लस अंतर था लेकिन मिलकर व बना रहा था, यहाँ पर व या बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, तो ये नहीं होगा। इसलिए आपका व या बनना चाहिए, साथ में आधा वर्ण आना चाहिए, तो वो आपका यण संधि हो जाता है। तो मनवंतर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्मा कमल अमृत केश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो ब्रह्मा कमल कमृत अमृत केश, इसके लिए जो शब्द है वो क्या है? आपका कंज है। क्या है? कंज। अब ये जो समानार्थी अनेकार्थी वाला जो शब्द होता है उसके अंतर्गत का ये क्वेश्चन होता है, इसमें आपको सीधे चीजों को याद करनी होती। तो ब्रह्मा कमल अमृत केश, इसका क्या हो जाएगा? कंज। ब्रह्मा कमल अमृत केश क्या हो जाएगा? कंज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो वर्तनी किसकी सही है ये आपको देखना है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं अनुग्रहिती, अनुग्रहित, 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 ये भी अनुग्रहित है, ये भी अनुग्रहित है। अब पढ़ने का प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी समझ में नहीं आता कि कौन सा सही होने वाला है या कौन सा गलत, ठीक है, क्योंकि जो पढ़ने की कैटेगरी होती है, उच्चारण जो होता है वो शुरू से डेवलप किया जाता है। आप अचानक बोलेंगे कि एकदम से सीख जाए तो थोड़ा सा मुश्किल जाता है, और अभी लर्निंग पीरियड नहीं है आपका, आपको डायरेक्ट एग्जाम के पर्पज से चीज़ों को समझना है, याद करना है। तो देखो इसका तो सबसे पहले सही आंसर मैं बता देता हूँ, ये होता है आपका अनुग्रहित। क्या होता है? अनुग्रहित। अब याद कैसे करना? अनु जो बनता है ना, उपसर्ग लगता है, वो अनु ये वाला उपसर्ग लगेगा, कभी भी बड़ा ऊ वाला उपसर्ग आप नहीं पाएंगे, हमेशा कौन सा छोटा ऊ वाला पाएंगे। तो पहले तो अनु क्लियर हो जाएगा आपका कि जो भी उपसर्ग लगे छोटे वाले में लगता है तो अनु। फिर गृहित, गृहित याद करना है, ये वाला जो ग्रह लगता है इसको ग्रह पढ़ते हैं, इसको गृह पढ़ते हैं, तो ये तो होता ही नहीं, गृहित ही होता है, ये समझना, अनुगृहित। और गृहित में भी ह में कौन सी मात्रा आती है? तो ह में आती है बड़ी ई की मात्रा, तो अनुगृहित आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। क्वेश्चन नंबर 10, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। शुद्ध वर्तनी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी वाले, तो जो विराट कोहली के फैन होंगे वो तो समझ जाएंगे क्या है विराट का, विराट, ठीक है, लेकिन वर्तनी के अनुसार ही गलत होता है। विराट में वर्तनी के अनुसार आपका आता है हलंत वाला, हलंत वाला, ना ही विराट ना ही नॉर्मल विराट, कौन सा वाला? हलंत वाला आपका सही होता है। तो ये हलंत को लगाना ना भूलें, और ये हलंत को याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस फंसाए जाते हैं अक्सर एग्जाम में। तो विराट का कौन सा सही रूप होगा? जिसमें ट में हलंत लगा होगा, ठीक है। फिर वह आया हो इस वाक्य में किस काल को बताता है? वह आया हो यह किस काल को बताएगा? ठीक है, देखते हैं भाई किस काल को बताएगा। तो वह आया हो, आया हो बोल रहा है मतलब किसकी बारे में बात कर? संभावना है कि वो आया हो या गया हो, खाया हो, पिया हो, एकदम फिक्स नहीं है कि उसने वो कर लिया है, ठीक है। तो इस वाक्य में कौन सा काल होगा? तो कौन सा बता रहे हैं? वह आया हो, ऐसा बोल रहे हैं कि नॉर्मल बातचीत चल रहा है, हाँ यार वो आया हो, वो आया हो, वो आया हो। यहाँ पर भविष्य की बात कर रहे हैं ऐसा लगता है, बट वहां भविष्य नहीं होता है, वहां भविष्य नहीं होता है। वह आया हो एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि हाँ वो मेरे घर आया हो, तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर भविष्य की बात करता तो वह मेरे घर आएगा या वह आएगा बोलता। तो इससे आपको एक चीज समझा देता हूं कि यहाँ पर भविष्य की बात नहीं कर रहे, ना ही भूत की बात कर रहे हैं। भूत की बात करता तो था बोलता, यहाँ पर हो की बात कर रहा है तो ये आता है आपका वर्तमान में। अब वर्तमान में भी कौन सा वर्तमान? तो ये संभाव्य वर्तमान में आता है, संभावना प्रकट कर रहा है कि हाँ यार वो आया हो,
तो वहां से आपको क्लियर करना है, एक तो संभावना और संभावना में भी कौन सा भविष्य या वर्तमान, तो वर्तमान वाला। क्वेश्चन नंबर 12, पलक किस भाषा का शब्द है? पलक किस भाषा का शब्द है? तो पलक को देखना हमें किस भाषा का शब्द है, तो देखना पहले इसका राइट आंसर आपको बता देता हूं, फिर चीजों को समझा दूंगा। तो इसका राइट आंसर होता है फारसी। पलक किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द होता है। तो फारसी भाषा के जितने भी शब्द होते हैं उसको सबको फंसने फंसने से याद करते हैं, ठीक है, सारी चीजों को फंसने फंसने से याद करते हैं। ये आप हमारे कोर्स में देख पाएंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से योगेंद्र सर के द्वारा इसको पढ़ाया गया है, तो आप वहां जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल मैं उन्हीं चीजों को डील कर पा रहा हूँ जो कि क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जैसे कि पलक है, ठीक है, तो पलक में भी क्या होगा, कुछ ना कुछ जाकर फंस जाता है। जैसे हमारी आंखों को बचाने के लिए पलक है, जब भी कोई धूल के कण उड़ते हुए आते हैं तो आंखों की पलक क्या होती है, सबसे पहले बंद होती है, वो हमारी आंखों को रक्षा करती है। और अगर गलती से बंद करने के टाइमिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ जाए तो अचानक कोई कीड़ा आकर क्या होता है, फंस जाता है। तो फंसने से क्या, फारसी किस में फंसता है, तो उसमें याद रखना पलक में जाकर फंस जाता है, ठीक है, पलक में जाकर फंस जाता है। जैसे कि शादी जो होता है वो भी फारसी के शब्द में आ जाता है, ठीक है, शादी करके फंस गया, इस तरीके की चीजें। तो बहुत सारी जो चीजें हैं फंसने वाली, वो सारी फारसी से हम लोग रिलेट करके याद कराते हैं। आप कोर्स वाली वीडियोस जाकर देख सकते हैं, डेमो में अवेलेबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, अघोष। अघोष अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का चयन करो। अघोष अल्प प्राण व्यंजन का, ठीक है। अब ये अघोष भी बोला है, अल्प प्राण भी बोला है, व्यंजन भी बोला है। अधिकतर स्वर और व्यंजन तो पढ़े होते हैं, ये अघोष क्या हो गया और ये अल्प प्राण क्या हो गया। तो अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण, शॉर्ट में समझा देता हूं, जिसमें कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, या आपके नाक से हवा निकलती है, या फिर आप जो उच्चारित करने में एनर्जी लेते हैं उसमें कम मात्रा में लेते हैं तो वो अल्प प्राण, जब अधिक मात्रा में लेते हैं तो महाप्राण, ठीक है। अब जैसे क का पढ़ते हैं हम लोग, क ख ग घ अंगा, तो इसमें जो शुरुआत होता है हमेशा अल्प प्राण से होगा, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, फिर अल्प प्राण, ऐसे वो चलते जाता है सीरीज। तो हमेशा जो पहला वर्ण होता है किसी भी पंक्ति का, चाहे वो क वर्ण क वर्ग हो, किसी भी वर्ग का, हम लोग पढ़ते हैं ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सब पढ़ते हैं। तो उसमें जो पहला वर्ण रहता है वो हमेशा क्या रहता है, अल्प प्राण रहता है। और अल्प प्राण के साथ ही पहला वर्ण क्या होता है आपका, अघोष भी होता है। तो पहला वर्ण क्या होगा, अघोष होगा। अब मैंने क ख ग घ से समझाया तो आप तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर ऑप्शन क दिख रहा है तो यही होगा। अगर मैं ना समझाया होता या फिर आपको याद भी करना हो तो यही याद रखेंगे, सबसे पहले में जो आएगा यहाँ पर च आएगा, यहाँ पर ट आएगा, क ख ग गंगा च छ छ ठ ठ ध त थ द ध प फ म, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो उसमें हमेशा पहला वाला क्या होगा, अघोष अल्प प्राण, तो का आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, जो धरती फोड़कर निकलता हो। अब ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ गया, जो धरती फोड़कर निकलता हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जो धरती से पैदा होता हो, ये धरती को चीर कर निकलता हो, ऐसा वाला अगर पूछे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं उद्भिज। क्या बोलते हैं, उद्भिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उद्भिज। स्वयंभू क्या होता है, जो स्वयं से पैदा हुआ हो, जैसे कि शिव जी को बोला जाता है क्या, स्वयंभू, तो स्वयंभू हो गए, ठीक है। उनको बारे में बोला जाता है ना उनका आदि है ना अंत है, तो उनको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, स्वयंभू के कैटेगरी में रखते हैं, मतलब जिनकी उत्पत्ति स्वयं से हुई हो। फिर उद्भव, उद्भव मतलब पैदा होना, सामान्य तौर पर जैसे कली खिलती है फिर फूल बनता है, वो सब क्या होते हैं, उद्भव होते हैं, ठीक है। तो ये उद्भिज याद रहेगा, जो धरती फाड़कर निकलता हो या फोड़कर निकलता हो। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में उपसर्ग शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा उपसर्ग की कैटेगरी में नहीं आता। उपसर्ग मतलब क्या, तो उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो भी किसी भी शब्दों के सामने की ओर लगाए जाते हैं, शुरू में लगाए जाते हैं। जैसे कि नॉर्मल यहाँ पहला ही क्वेश्चन दिया गया है क्या, निरोग, ऑप्शन में निरोग दिया गया, तो निरोग में जो पहला वर्ण है ये नी, ये आपका क्या है, उपसर्ग का कार्य करता है। बात क्या है, आपके शब्द है रोग, तो रोग मतलब कोई भी एक प्रकार की बीमारी, अगर सामने उसके नी लगा दिए तो क्या निरोग हो गया, मतलब वो बीमारी से छुटकारा मिल गया, या फिर बीमार वो व्यक्ति नहीं है, उसको निरोग या निरोगी बोलते हैं। सेम वैसे ही अवगुण आता है, ये अवगुण ऐसे न लिख के ऐसे भी लिखा जा सकता है, अवगुण, अवगुण। तो इसमें भी जो ये अव वाला गुण है या फिर अ वाला जो वर्ड है वो आपके उपसर्ग के शब्द के अंतर्गत आता है। फिर कम अक्ल, कम अक्ल में देखते हैं जो कम है, ये कम प्लस अक्ल से मिलकर बना होता है। कम प्लस अक्ल में कम आपका क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं क्या, बुझक्कड़। अब इस बुझक्कड़ में जो बुझ प्लस
अक्कड़, अभी जो अक्कड़ है ये आपका क्या है, प्रत्यय है एक प्रकार का, बुझक्कड़, ठीक है। तो ये जो अक्कड़ वाला जो वर्ण आता है वो आपके प्रत्यय में आता है, ना कि उपसर्ग। अब यहाँ पर बूझ जो है वो बूझ वाला मतलब क्या, बुझे या ना बुझे, जैसे कि सुपर 30 में ऋतिक रोशन बोलते थे ना हर बार स्टूडेंट को, बुझे मतलब समझे, ये वाला बुझ है, समझ बुझ वाला, समझ बुझ। तो ये तो शब्द हुआ, इसमें जुड़ा क्या है पीछे की ओर, अक्कड़, ये आपका प्रत्यय है। तो उपसर्ग शब्द कौन सा नहीं होगा, बुझक्कड़ नहीं होगा। आई होप समझ पाए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विहित शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या है, विहित। विहित, विहित मतलब क्या, किसी में शामिल होना या उपस्थित होना ही क्या होता है आपका, विहित होता है। जस्ट उसका अपोजिट देखेंगे तो क्या सहित हो गया, क्या नहीं, सहित मतलब वही भी साथ में हो जाएगा। विपन्न ये भी नहीं होगा, मिलित भी नहीं होगा, बचा क्या आपका निषिद्ध, तो निषिद्ध आपका राइट आंसर होता है। तो विहित मतलब क्या, जो शामिल है, निषिद्ध मतलब जो नहीं है, तो निषिद्ध हो जाएगा विहित का निषिद्ध। अब विहित का अविहित नहीं करना, हमेशा निषिद्ध ही लेना। कहीं पर अगर ऑप्शन में अविहित मिलता तो अधिकतर हमारा पहला फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये काम करता है कि सामने में अ लगा है तो वही सही होगा, जो कि हमेशा सही नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 17 देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में हुआ है। निजवाचक मतलब क्या, वैसे तो सर्वनाम आपको पहले पता होना चाहिए, संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कि आप, मैं, तुम, तुम्हारा, इसका, उसका, यहाँ, वहां, इधर, उधर, ये सारे क्या हैं आपके सर्वनाम है। सर्वनामों में भी निजवाचक मतलब जो अपनेपन को दर्शाए। अपनेपन में कौन दर्शाएगा, आप, अपने, स्वयं, ये सब अपनापन दर्शाता है। तो अब इनमें बोल रहा है कि इस वाक्य में हुआ है, आप मेरे सिर आंखों पर हैं, आप भला तो जग भला, आप अपनापन कहाँ है, आज अपनापन कहाँ है। तो इसमें आप मेरे सिर आंखों पर है ये तो बोल रहा है, आप तो आ रहा है, लेकिन देखो ये आप किसके लिए बात कर रहा है, दूसरे व्यक्ति के लिए बात कर रहा है, अपने लिए बात कर रहे हैं कि नहीं। आप भला तो जग भला, यहां पर जो आप शब्द का यूज हुआ है, आप सर्वनाम का, वो किसके लिए हुआ है, खुद के लिए हुआ है। आप भला मतलब मैं अपने आप में भला हूं, तो मेरे लिए पूरा जग ही भला है। तो यहां पर क्या है, आप वाला आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन सही होगा, आप भला तो जग भला। ये कैसा है, निजवाचक सर्वनाम है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। निर्वासित में क्या प्रत्यय है, निर्वासित, तो अभी उपसर्ग देख के आए थे, प्रत्यय देखना है। तो हमेशा प्रत्यय किधर जुड़ता है, पीछे की ओर, शब्द में पीछे की ओर लगता है, वो क्या होता है आपके प्रत्यय होता है। अब निर्वासित में देखेंगे तो निर्वास प्लस इत, इस तरीके से ये होगा, क्या होगा, निर्वास प्लस इत, और ये क्या होगा, इत आपका प्रत्यय होगा। तो प्रत्यय क्या हो जाएगा आपका, इत प्रत्यय लगेगा, निर्वासित, ठीक है। जैसे निर्वाचित भी बोलते तो निर्वाचन होता है, उसमें इत जोड़ देते हैं तो निर्वाचित हो जाता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। तो नीलांबर, नीलांबर का अर्थ दो तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। नीला है अंबर जो, ठीक है, नीला है अंबर जो, तो ये आपके कर्मधारय समास में आ जाता है, जिसमें कर्म की विशेषता को बताया जाता है, प्रधान पदकों की विशेषता को बताया जाता है, कर्मधारय। तो ये क्या है, नीलांबर, नीला है अंबर, ठीक है, तो कर्मधारय समास में ये आ जाता है। अब बात आती है कि कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, तो इनमें बहुत ही ज्यादा द्वंद्व रहता है कि कौन सा किस में आएगा। बट यहाँ पर आपके आंसर लिए गए थे कर्मधारय समास में नीलांबर, जो कि सही था, नीला है अंबर जो। क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सॉरी, गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 20 देखते हैं। पाठक का बहुवचन गुण होगा, पाठक का बहुवचन गुण होगा, या बहुवचन होगा, माफ करना, गुण नहीं, बहुवचन होगा। पाठक का बहुवचन क्या होगा, तो पाठक एक सिंगल एक व्यक्ति को बता रहे, जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो अगर मुझे बोलेंगे तो मैं पाठक हूं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ रहे तो वो पाठक है अपने लिए, तीसरा पढ़ रहे तो 3 पाठक हो गए। अब इन सभी को एक जगह बैठकर पढ़ाया जाए किसी चीज को, तो सभी के सभी को क्या पाठकों बोलेंगे, नहीं। तो इनके लिए पाठ को ओ वाला सब, ओ वाले शब्द को जोड़कर वहां पर बहुवचन नहीं बनाया जाता। यहाँ कैसे बनाया जाता है, इसको बोल दिया जाएगा पाठक वृंद, वृंद मतलब समूह, पाठकों का समूह, या फिर इनको बोला जाएगा पाठक लोग, या इनको क्या बोला जाएगा, पाठक जन। तो ये तीनों के ही तीनों सही है, उपरोक्त सभी। तो पाठक का बहुवचन क्या होगा, पाठक वृंद, पाठक लोग, पाठक जन। बहुत सारे पाठक जो एक साथ पाठ कर रहे हो उन सभी के लिए ये तीनों का यूज कर सकते हैं, वहां पर पाठकों शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे।
सामान्य तौर पर हम लोग पाठकों शब्द का प्रयोग कर देते हैं, जो कि गलत होता है व्याकरण के दृष्टिकोण से। वहां पर हमको पाठक जन, पाठक वृंद या पाठक लोग का यूज करना होगा। तो आपका 20वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो ये आपके टॉप 20 क्वेश्चन से। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो। ये सीरीज लगातार इसी तरीके से चलती रहेगी, और भी सब्जेक्ट के सीरीज लगातार डलते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने से आपका फायदा है, मैंने हर बार बताया है। नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा, जिससे आप हमारे साथ इतने दिनों तक बने हुए हैं, तो आगे भी आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें और आपको सबसे पहले इन सभी वीडियो का लाभ मिलता रहे, ठीक है। साथ में सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, कमेंट और लाइक जरूर करना, वो हमारे मनोबल को बढ़ाता है, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट लेकर आए। साथ में आपकी जो भी डिमांड रहती है कि सर ये क्वेश्चन कुछ छूट गया, या फिर इस क्वेश्चन में और इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो उनको भी पूरा किया जाता है, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, धन्यवाद।